बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 है और उसका टॉपिक है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखेंगे ये क्या चीज़ है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करेंगे और उसके साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है वो क्यों नहीं महसूस करते। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज़ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है लेकिन हमें क्यों नहीं महसूस होती। इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी वीडियो में देंगे आपको। और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, ज़मीन क्यों नहीं किसी चीज़ की तरफ जाती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और साथ ही साथ पेपर में यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। और आपने पेपर में लिखना कैसे है, तो जैसे जैसे मैं हेडिंग्स बनाऊंगा आपने भी वैसे ही हेडिंग्स बना लेनी है, तो आपका प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट भी ओके हो जाएगा। अब रही बात प्लेलिस्टों की, तो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके फिज़िक्स के, न्यूमेरिकल्स और दूसरी बात मैथ के जो वीडियोज़ है वो आपको कैसे मिलेंगी उसका तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, सबसे पहले हम देखेंगे दी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। देखिए, हमने लास्ट में वीडियो में ये देखा था कि न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ से उसने देखा कि एक एप्पल नीचे आके गिरा है। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो उनको माइंड में ये बात आई कि शायद ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो मज़ीद रिसर्च के बाद उन्होंने ये फाइनलाइज़ किया, उन्होंने ये बताया हमें कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं हर एक चीज़ के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं हर एक के अंदर ये ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है और वो चीज़ें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे जिस्म के अंदर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस दरख्त को अपनी तरफ खींच रही होगी और इस दरख्त के अंदर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि मुझे अपनी तरफ खींच रही होगी। तो हर एक बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर ये एक दूसरे को खींच रहे हैं तो हमें क्यों नहीं ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड पर बताऊंगा मैं। अभी के लिए आपको ये माइंड में रखना है कि हर एक बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। ठीक है, तो न्यूटन को ये पता चला कि हर एक बॉडी के अंदर एक फोर्स मौजूद है, उस फोर्स का नाम न्यूटन ने क्या रख दिया, ग्रेविटेशन। इसे ही हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यही आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। न्यूटन कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, कि हर एक जिस्म के अंदर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से वो दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। ही नेम्ड दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने इस फोर्स का नाम क्या रखा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, तो आप यही लिखेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता चल गया जी हर एक बॉडी के अंदर तो ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है। जैसे कि ये मैं हूँ, ये दरख्त है, तो हम दोनों के बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है। लेकिन मैं इस दरख्त को कितनी फोर्स के साथ खींच रहा हूँ और दरख्त मुझे कितनी फोर्स के साथ खींच रहा है ये हमें नहीं पता। यह भी हमें न्यूटन ने अपने एक कानून के अंदर बताया था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि बॉडीज़ के अंदर जो फोर्स है वो है कितनी, वो कितनी फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखते हैं जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। फ़र्ज़ करें आपके पास ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, और ये उनके सेंटर्स हैं। हर एक बॉडी के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स तो मौजूद है, तो ये वाली बॉडी भी उस बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है किसी न किसी फोर्स के साथ, और ये बॉडी भी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है किसी न किसी फोर्स के साथ। दोनों की फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं इस वाले फोर्स के साथ -F लिख देता हूँ। माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इस बॉडी का जो मास है उसे मैं m1 कह देता हूँ और इस बॉडी के मास को मैं m2 कह देता हूँ। या फिर आप अपनी मर्ज़ी से जिसको मर्ज़ी जो सा मर्ज़ी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप इस बॉडी को m2 भी कह सकते हो, इसको m1 भी कह देते हो। तो मैं ऐसे ही करूँगा, इसे m1 कह देता हूँ और इस बॉडी को मैं m2 कह देता हूँ।
अब इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान कोई ना कोई फासला तो मौजूद है, तो इस बॉडी के सेंटर से और इस बॉडी के सेंटर से इनके दरमियान जो फासला मौजूद होगा ना, उस फासले को मैं कह देता हूँ डी। ओके, इनके दरमियान जो फासला है इनके सेंटर्स के दरमियान, उसे हम क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं। ओके, अब न्यूटन हमें ये कहता है कि इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, ये जो फोर्स मौजूद है इन दोनों के दरमियान, ये फोर्स क्या होगी, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना इन दोनों का मैस है। तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के मैस के, m2 और m1। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैस। ये दोनों के मैस की मैंने क्या ले ली, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो जो इनके दरमियान फोर्स मौजूद है वो इन दोनों के मैसेज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बार न्यूटन आपको ये कहता है कि यही फोर्स इनके दरमियान जो फासला है ना, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि ये फोर्स किसकी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो इनके दरमियान फासला है, फासले को डी कहा हुआ था हमने, इनके दरमियान जो फासला है, फासले का आप स्केयर ले लें, उसके क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। देखिए, अगर मैं इन दोनों बॉडीज़ को दूर दूर कर दूंगा तो फासला क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये बॉडीज़ एक दूसरे से दूर दूर चले गई हैं तो डेफिनेटली इनके दरमियान फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि फोर्स और फासला ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमें न्यूटन ने बताया था। यही है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपके सामने मैंने लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। यही उसने मतलब सिंपल आप लिख सकते हो, तो वो उसका क्या बन जाएगा, लॉ बना। अब देखिए ज़रा इसकी स्टेटमेंट को देखें, सेम वही बात है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, कि इस कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को खींचता है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, जो कि उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखें, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। ठीक है, जो न्यूटन ने हमें बताया वही हमने यहाँ पर लिख लिया। ये है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप यूँ करोगे, आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर मेरे पास क्या था, m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये जो साइन होता है ना हमारे पास, ये जो दरमियान वाला, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। जब भी ये साइन ख़त्म करना होता है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अब अपने साइन को ख़त्म करूँगा, तो F, इसको ख़त्म करके मैंने यहाँ पे लिखा बराबर। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो यहाँ पे लगाते हैं हम वो है G। ठीक है, और आगे वाली वैल्यूज आपकी वैसी की वैसी, m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ले जी, ये हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होती है, इस फॉर्मूले की मदद से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो जी है ना, ये जी क्या चीज़ है, इसके बारे में अब आपको बताते हैं कि जी क्या है आपका। सबसे पहले, हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। कि जी हमारा क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए हमने लिखा था। और जी का नाम क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। दूसरी बात, इट्स वैल्यू इज़ सेम एवरीवेयर, कि हर जगह इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब कायनात में कहीं पर भी चले जाओ, जी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दूसरी बात, तीसरी बात इस जी के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इन ऐसे यूनिट इट्स वैल्यू इज 6.673 10⁻⁻11, कि इसकी कीमत कितनी है जी की, वो इतनी है 6.673 × 10⁻⁻11, ये जी की कीमत है।
और आगे उसका यूनिट लिखा हुआ जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में ये पूछा जाता है जी की कीमत क्या है, तो आप जी की कीमत भी लिखोगे और उसका यूनिट भी लिखोगे। और यही चीज़ एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि जी की कीमत कितनी होगी, या ऐसे भी आता है कि जी की कीमत है 6.673 10⁻⁻11, इसका यूनिट क्या होगा। अब यूनिट के नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, तो आपने अच्छे से देख लेना है। एक और भी तरीका है पेपर में जिस तरीके से ये एमसीक्यूज आता है कि जी की कीमत होगी, इस तरह कि जी की कीमत होगी, आप नीचे लिखा सही होता है 6.673 10⁻11, पहले ऑप्शन में भी यही लिखा होगा, दूसरे ऑप्शन में भी यही लिखा होगा, लेकिन फ़र्क इसमें आएगा, फ़र्क आगे वाले यूनिट में आएगा। यहाँ पर यूनिट गलत लिखा होगा, दूसरे ऑप्शन में हो सकता है ठीक लिखा हो। तो आपने अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ये देखकर कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें उसमें कीमत भी ठीक लिखी हो और उसमें यूनिट भी ठीक लिखा हो। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें सही लिखी होंगी आपने उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कवर हो गया, ये भी हमें पता चल गया जी की कीमत क्या है, जी का मतलब क्या है, ये सारी बातें। अब रही बात ये कि न्यूटन ने हमें क्या कहा था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। कि कायनात में एक ऐसी फोर्स है कि हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करो ये ज़मीन है और बल्कि अभी ज़मीन को आप छोड़ें, अभी आप फ़र्ज़ कर लें कि ये आप खड़े हैं, ठीक है, और पास में कोई टेबल है, तो आपके दरमियान आप भी टेबल को खींच रहे हो, टेबल भी आपको खींच रहा है, लेकिन ना आप टेबल की तरफ जाते हो ना टेबल आपकी तरफ जाता है, हालांकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो दोनों के बीच में है। तो ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको देते हैं। पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि वाई वी डू नॉट फील द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ आवर नियर बाय बॉडीज़, कि हम अपने इर्द गिर्द बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं महसूस करते। अब इसका आंसर देते हैं आपको। देखिए आपने ये फार्मूला पढ़ा है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अगर आप गौर करें, जो जी की वैल्यू थी हमारे पास, जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारे पास जी की वैल्यू थी। अब फ़र्ज़ करें कि ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास कोई टेबल मौजूद है और मुझे मालूम करना है कि मेरे और टेबल के दरमियान कितनी फोर्स है। मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकूँगा। मैं अपना मैथ यहाँ पे लिखूँगा, टेबल का मैथ यहाँ पे लिखूँगा, मेरे और इस टेबल के दरमियान जो फासला है मैं उसको भी यहाँ पर पुट करूँगा। मैं जब ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके बाद में क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा जी के साथ। अब जी की वैल्यू तो बहुत ही कम है, देखिए -11 का मतलब है कि इसके आगे काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो हैं, 0.10 ज़ीरो होंगे, इतने ज़्यादा ज़ीरो होंगे, 6673, मतलब इतनी छोटी वैल्यू है, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि जब ये सारी वैल्यू मेरी जी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो मेरा आंसर बहुत कम आएगा। तो मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो मौजूद है, मेरे और इस टेबल के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है, इस फॉर्मूले से निकलेगी भी, लेकिन वो इतनी कम नहीं होगी, इतनी कम उसकी वैल्यू होगी कि वो महसूस ही नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे और टेबल के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है, लेकिन वो बहुत कम मौजूद है कि हम महसूस नहीं कर सकते। अब इतनी कम होने की वजह क्या है, ये जी की वैल्यू, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम है। देखिए -11 बहुत कम वैल्यू है जी की, इसलिए जब सारी वैल्यू जी के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर बहुत छोटा हो जाता है हमारा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, बहुत कम निकलती है दोनों बॉडीज़ के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये तो मैं और टेबल था ना, अगर यहाँ पर टेबल की जगह हमारे पास क्या आ जाए, अर्थ आ जाए, ज़मीन आ जाए। फर्ज करें अभी मेरे पास ये ज़मीन है, अभी हमारे पास क्या आ गई है, ज़मीन है। अब मेरे और ज़मीन के दरमियान तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मौजूद है ना, तो ज़मीन की इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि मैं ज़मीन की तरफ खींचा चला जाता हूँ। मैं क्या, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही आके गिरती है। वो इसलिए क्योंकि ज़मीन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है। अब ज़मीन की ज़्यादा क्यों है, वो भी बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इसी फॉर्मूले को अगर आप देखें,
अब मैं अपनी और ज़मीन के दरमियान की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालूँ इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा? देखें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना मैथ लिखूँगा, m1 की जगह मैं अपना मैथ लिख दूँगा, m2 की जगह मैं ज़मीन का मैथ लिख दूँगा, और मेरे और ज़मीन के दरमियान जो फासला होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो जब मैं ये सारी वैल्यूज़ लिखूँगा, देखिए ज़मीन का मैथ कोई कम थोड़ी है, कितनी बड़ी है ज़मीन, ज़मीन का मैथ तो बहुत ज़्यादा है। जब मैं इतना ज़्यादा मैथ यहाँ पर लिखूँगा m2 की जगह, और वो आगे फिर मल्टीप्लाई होगा मेरे मैथ्स के साथ, तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू आगे मेरी मज़ीद जी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो मेरा आंसर बहुत छोटा नहीं आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वैल्यू काफ़ी छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर ना छोटा आएगा ना बड़ा आएगा, कोई दरमियाना सा आंसर आ जाएगा। और हमारे पास ये जो आंसर आता है तकरीबन 10 न्यूटन आ जाता है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम, इतना हमारे पास आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन है, ज़मीन कितनी फोर्स लगाती है बॉडीज़ के ऊपर? तकरीबन 10 न्यूटन की फोर्स लगाती है अगर 1 किलोग्राम की बॉडी हो तो, ठीक है। 1 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगती है ज़मीन के करीब। तो देखिए अब ज़मीन का चूँकि मैस बहुत बड़ा था, ठीक है, तो इतना बड़ा मैस जब जी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास कोई ना कोई ख़ास वैल्यू आती है, जिसकी वजह से ज़मीन की ग्रेविटी हमें फ़ील होती है। लेकिन बाकी बॉडीज़ की ग्रेविटी फील नहीं होती, उनका मैस भी कम है, और जब इतना कम मैस आगे वैल्यू भी इतनी कम है जी की, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स और बहुत कम निकलेगी हमारे पास। यही एक वजह है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो बॉडीज़ मौजूद है उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं होती, लेकिन ज़मीन की होती है, क्योंकि ज़मीन का मैस ज़्यादा है। तो ज़्यादा मैस जब जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई कम वैल्यू नहीं आएगी, अच्छी खासी वैल्यू आएगी, और वो फोर्स हमें फील होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमें अपने इर्द गिर्द जो अजसाम मौजूद है उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं महसूस होती। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और है हमारे पास कि वाई ऑलवेज बॉडीज मूव्स टुवर्ड अर्थ, वाई नॉट अर्थ मूव्स टुवर्ड्स थिंग, के ऐसा क्यों है कि हर जिस्म ज़मीन की तरफ ही गिरता है, ज़मीन क्यों नहीं किसी बॉडी की तरफ जाती? हमें पड़ा ना कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को खींच रही है, तो अगर ज़मीन खींच रही है इस बॉडी को तो ये बॉडी भी तो ज़मीन को अपनी तरफ खींच रही है ना, तो ये बॉडी ही ज़मीन की तरफ क्यों जाती है, ज़मीन क्यों नहीं उसकी तरफ आती? ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो अब इसका भी आंसर आपको देते हैं। इसके आंसर के लिए आपको न्यूटन का दूसरा कानून इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि F=ma होता है ना, ये यहाँ पर अब मैथ्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके F के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a आ गया। अब यही कानून अगर मैं ज़मीन के लिए यूज़ करूं तो F/m की जगह अब ज़मीन का मैस आएगा, ज़मीन चूँकि बड़ी है तो ज़मीन का मैस मैं me लिख देता हूँ =a। अब आपने गौर से देखना, देखें यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैस और एक्सेलरेशन ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम पैदा होगा। इस बॉडी की बात की जाए तो इसका मैस तो बहुत कम है, इसका मैथ तो बहुत कम है, इसका मैथ कम है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा पैदा होगा। एक्सेलरेशन का ज़्यादा पैदा होने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगी, ये ज़्यादा हरकत करेगा। और अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन का तो मैथ बहुत ही ज़्यादा है, तो ज़मीन के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो भी बहुत ही कम पैदा होगा। ओके, तो ज़मीन का चूँकि मैस ज़्यादा है तो ज़मीन के अंदर एक्सेलरेशन बहुत ही कम पैदा होगा, और जो हमारी दूसरी बॉडी है उसका मैस बहुत कम है और इसलिए उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा पैदा होगा। एक्सेलरेशन का पैदा होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब यही है कि जो बॉडी है वो आपकी मतलब हरकत करेगी, मूव करेगी, पहले जिस भी हालत में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो सिंपल सी बात है। अब अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो कम है, अर्थ का एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन बहुत कम है, और ये वाली जो बॉडी है इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, ज़मीन के अंदर एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। तो जिसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होता है वही बॉडी हरकत करती है। तो मेरी हरकत कौन सी बॉडी करेगी, ये वाली बॉडी हरकत करेगी। और ज़मीन का तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, इतना कम है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो, मतलब उसका यही है कि ज़मीन हरकत नहीं करेगी। क्लियर? तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों बॉडीज़ ज़मीन की तरफ जाती हैं, ज़मीन बॉडीज़ की तरफ क्यों नहीं जाती।
ठीक है। फिर बता दूं वो इसलिए क्योंकि मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास चूँकि बाकी बॉडीज़ का मास कम होता है तो इसलिए उनमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होता है, और ज़मीन का चूँकि मास ज़्यादा होता है तो ज़मीन में एक्सेलरेशन कम पैदा होता है। इसलिए जिसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा हो वही बॉडी हरकत करती है। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा उसमें पैदा होगा जिसका मास कम है, और इस बॉडी का मास कम है तो यही एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा करेगी और यही ज़मीन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। अब इसके साथ ही साथ छोटे से क्वेश्चंस और हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ वो भी आप साथ साथ में ही डिस्कस कर लें। वो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो फोर्स है ग्रेविटेशन की वो किसकी इक्वल होती है, जी m1 m2 ओवर डी के स्केयर की इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, डी है, डी का मतलब होता है फासला। तो पेपर में ये आता है कि अगर मैं दो बॉडीज़ के दरमियान फासला डबल कर दूँ तो फोर्स कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी। पहली बात यह है कि फासला ज़्यादा करने से फोर्स हमेशा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोर्स और फासला क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कम कितनी होगी, फ़र्ज़ करें पेपर में पूछता है कि दो बॉडीज़ हैं, मैंने उनके दरमियान जो फासला है वो पहले से क्या कर दिया, डबल कर दिया, उनको और दूर कर दिया, तो फोर्स कितनी कम होगी। तो हम निकाल के देखते हैं कि फोर्स कितनी कम होगी। F इज़ इक्वल टू जी m1 m2, फासला अब डबल हो गया ना, तो फासले की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2d लिखूँगा, डबल हो गया ना फासला तो 2d आ गया। फिर जी m1 m2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, अब 2 का स्केयर क्या होता है, 4 होता है, और d का स्केयर हमारे पास d स्केयर होता है। तो अब आप देख सकते हो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 1/4 को बाहर लिख लूँ और अंदर क्या रह जाएगा मेरा जी m1 m2 ओवर डी स्केयर। अब इसका मतलब ये है कि मैं जब फासले को डबल कर दूंगा तो मेरी जो ये सारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी ना मेरी, ठीक है, ये देखें ये सारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, तो मेरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरह अगर वो कहता मैंने फासले को 3 गुना कर दिया तो डी की जगह आप 3d लिखोगे, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, 9 गुना कम हो जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ दे के वो पूछ सकता है, तो ये आपको आना चाहिए। और अगर वो मैथ के लिहाज से पूछता है, ये तो फासले के लिहाज से पूछे ना, अगर वो कहता है कि मैं बॉडी का मैथ क्या कर देता हूँ, एक बॉडी का मैथ डबल कर देता हूँ, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो वो कहता है मैं m1 का मैथ डबल कर देता हूँ, तो m1 की जगह 2m आएगा, और 2 को आप फिर बाद में बाहर करके लिख लोगे इस तरह, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, ये जी रह जाएगा, m1 रह जाएगा, m2 रह जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, डी स्केयर रह जाएगा। देखें मैथ्स को डबल किया तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। लेकिन जब फासले को डबल किया था तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना कम हुई थी, क्योंकि फासले के ऊपर क्या था, स्केयर था। तो स्केयर वैल्यूज़ को आपको पता, फिर वो मतलब स्केल लें तो वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो 2 का स्केल लिया 4 आ गया, तो 4 गुना मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। लेकिन जब मैं मैथ्स को डबल करूँगा तो मेरी 2 गुना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें थी, उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाजमी शेयर करना है, कमेंट करके बताना भी है कि आपको कैसा लगा, आपको समझ आई कि नहीं आई। अब आपको प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।